आप सभी को नमस्कार। मित्रों, कविता का पक्ष की कड़ियों को आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग अ, यहाँ हो रही बातचीत को इस तरह से पसंद कर रहे हैं। आज कविता का पक्ष की 7वीं कड़ी है। आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, अशोक वाजपेयी जी जिस तन्मयता के साथ, जिस उल्लास के साथ, जिस लगन के साथ, जिस दृष्टि के साथ इन कड़ियों को एक-एक कर हमारे सामने ला रहे हैं, यह निश्चय ही बेहद खास और दिलचस्प है। आने वाले समय में हम इसके महत्व को शायद कुछ और अधिक कुछ और अधिक गहराई से समझ सकेंगे। कोई भी वक्तव्य, कोई भी श्रृंखला अपने वर्तमान में तो चल ही रही होती है, उसका अपना एक फ्यूचर वैल्यू भी होता है। मुझे लगता है कि आज यहाँ जो बातें हो रही हैं, इन दिनों जो ये बातें हो रही हैं, इसका भी अ, ऐसा ही विशेष संदर्भ है। कविता का पक्ष की कुछ एक कड़ियों में मानवीय संबंधों को लेकर अशोक वाजपेयी जी ने अपनी बातें रखी। पिता हो, माँ हो, प्रेमिका हो, स्त्री हो आदि। आज उसी मानवीय संबंध को कुछ और आगे ले जाते हुए, कुछ और उसको अ, निकट लाते हुए, कुछ बिल्कुल हम हमारे आम फहम अनुभवों से जोड़ते हुए अशोक जी आज पड़ोस पर बात करेंगे। कविता में पड़ोस की उपस्थिति पहले कैसी थी और आज कैसी है। पहले किस तरह पड़ोस हमारे घर का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट हुआ करता था। पड़ोस की दादागिरी, पड़ोस का हस्तक्षेप हमारे घर में हुआ करता था और वह हस्तक्षेप बड़ा सुखद और आत्मीय हुआ करता था। और आज स्थिति यह है कि हम अपने पड़ोसियों को कम से कम जानते हैं, उनसे कम से कम मिलते हैं, उन्हें कम से कम देखते हैं। ये जो हम अपने अपने घरों में कैद हो रहे हैं, इस स्थिति को भी कविता लाती है। और उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय भी दुख दर्द थे, उस समय भी कवि के अपने बृहत्तर सरोकार थे। कविताएं वह भी काम कर रही थी और आज भी कर रही हैं। तो इस तरह की श्रृंखला, इस तरह की कड़ी का लाभ यह होता है कि हमारे पास एक विषय पर अलग-अलग अवधि में लिखी गई कविताओं के संदर्भ अ, उपस्थित हो जाते हैं, आपस में मिलते हुए आते हैं। इससे जो हमारे समाज में बदलाव हुए और कविता में वे बदलाव किस तरह दर्ज हुए, यह भी हमारे सामने एक सुचिंतित वक्ता लाने का काम करता है। अशोक जी यही काम कर रहे हैं। पड़ोस की गहमा गहमी जो थी अब नहीं है। अ, तो यह जो नहीं होना है, यह भी तो कविता में दर्ज हो। और बेशक बाद में इतिहास में यह चीज आए कि इस दौर में हम कैसे पड़ोस की एक भीनी सुगंध का जो अपना एक रस हुआ करता था, उससे वंचित रहे। कविता जो उपस्थिति है उसको दर्ज करती है, जो अनुपस्थिति है उसको दर्ज करती है और दोनों में ही कुछ ऐसा देखती है जो कई बार अन्यथा नहीं दिखता। तो खैर, ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा।
हम मित्रों उन्हें सुनने से पूर्व, अपने स्तंभकार को सुनने से पूर्व एक वीडियो कमेंट सुनते चलें। ये रचनाकार अनुराधा सिंह जी का। वे कविता का पक्ष पर अपनी बात रख रही हैं, अपनी प्रतिक्रिया नमस्कार। कड़ी पर। नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय द्वारा आयोजित रविवार्ता की कविता का पक्ष नामक महत्वपूर्ण श्रृंखला की सभी कड़ियाँ हम सबके सुनने योग्य हैं, संग्रहणीय हैं। पहला कारण तो यही है कि श्री अशोक वाजपेयी के वक्तव्य हमारी भाषा के गद्य के श्रेष्ठतम प्रारूप हैं, और दूसरा ये कि वे अपनी कविताओं में स्वयं भी मानवीय संबंधों के कुशल चितेरे हैं। इधर के दिनों में अशोक जी ने मानवीय संबंधों पर लिखी गई कविताओं को पर समग्र रूप से अपनी बात रखनी शुरू की है। उसके बाद वे अपने चयन की कुछ कविताओं का पाठ भी करते हैं। ऐसे में हिंदी कविता के कुछ अछूते पहलू भी हमारे सामने आते हैं। उनकी दृष्टि से अपनी व साथियों की कविताओं को देखना एक बहुत सुंदर अनुभव है। उनके वक्तव्य बहुधा गंभीर होते हुए भी श्रोताओं को बांधे रखने की सरसता से आप्लावित होते हैं। मैंने भी श्रृंखला की सभी कड़ियों को सुना है। इससे पहले चौथी कड़ी में उन्होंने मानवीय संबंधों की कविता श्रृंखला के अंतर्गत ही घर विषयक कविताओं पर बात की थी। पांचवी कड़ी के आरंभ में अशोक जी कहते हैं कि सवाल उठता है कि आखिर मानवीय संबंधों पर ही इतना आग्रह क्यों कर रहा हूँ। तो कितनी जगह, कितनी व्याप्ति, कितनी सघनता, विपुलता, उत्कटता जितनी मानवीय संबंधों को लेकर साहित्य में होती है, उतनी अन्यत्र नहीं होती है। मानवीय संबंध अपनी सूक्ष्मता और सहज उत्कट उच्छ्वास में कविता में ही आते हैं। साहित्य के अतिरिक्त दूसरे अनुशासन जैसे इतिहास और समाज विज्ञान मानवीय संबंधों को इतने ब्यौरों, इतनी सूक्ष्मता और जटिलता में प्रस्तुत नहीं कर पाते। मेरा भी मानना है कि कविता इन संबंधों से जूझते हुए, इन्हें खोजते टटोलते हुए भाषा को वहाँ ले जाती है जहाँ भाषा संभवतः पहले कभी न गई हो। और यह एक ज़रूरी पक्ष है जो मानवीय संबंधों से सरोकार रखने वाली कविता से संभव होता है। इससे पहले शायद तीसरी कड़ी में उन्होंने यह भी कहा था कि कविता अपने आप में एक संबंध है। इसके द्वारा हम भाषा से, संसार से अपने मनोभावों का संबंध स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि कविता संबंधों का एक खुला उजला परिसर है, और इस तरह की त्वरित परिभाषाएं और उपमाएं आपको उनके वक्तव्यों में बार बार सुनने को मिलेंगी। तो यह पांचवी कड़ी वे हिंदी की पिता विषयक कविताओं के लिए सुनिश्चित करते हैं, या कह सकते हैं कि आधुनिक समय में पिता के साथ हमारे अधिक जटिल संबंधों की पुष्टि करती कविताओं को चुनते हैं। इसमें वे अज्ञेय की कविता पढ़ते हैं और एक पंक्ति की कितना दूर जाना होता है पिता से, पिता जैसा होने के लिए, कि बारीक पकड़ को भी पकड़ते हैं। फिर वे रघुवीर सहाय और इधर के कवियों की कविताएं पढ़ते हैं, जिसमें हम सब की कविताएं शामिल हैं। कुल मिलाकर यह पांचवी कड़ी बहुत बहुत सुनने योग्य है। उनकी दृष्टि से हिंदी कविता का परिदृश्य देखना वास्तव में रोचक है। उनका यह श्रम, यानी अपने निजी पुस्तकालय से विभिन्न संग्रहों का चुनाव, उनमें इस विषय विशेष की कविताओं को ढूंढना और उसके बाद उनका पूरा पाठ करना, यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने वरिष्ठतम कवि को अपने लिए ऐसा कुछ करते देख सुन रहे हैं। छठी कड़ी के आरंभ में वे कविता में निरी भावुकता के बजाय उसमें मिली हुई सच्चाई और तथ्य की उपस्थिति की पैरवी करते हैं। मुझे यह बात कविताओं में भावुकता की स्वीकार्यता, व्यर्थता की जो बहस है, उसका एक बहुत ज़रूरी निष्कर्ष जैसी लगी। इस कड़ी में वे हिंदी कवियों और उनकी माँ के संबंध में और इस विषय में लिखी गई कविताओं पर अपनी बात रखते हैं। वे कहते हैं कि इस पितृतत्व सत्तात्मक समाज में भी कविता में माँ की सत्ता लगभग प्रश्नातीत और अजेय है। माँ के विरुद्ध लिखा नहीं जा सकता, ऐसी अद्भुत और अकाट्य छवि है कविता में माँ की, तमाम मानवीय गुणों से ओतप्रोत। हालांकि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी दुष्ट और झगड़ालू होती हैं, परंतु हिंदी कविता में माँ की ऐसी दुष्ट व झगड़ालू छवि कहीं नहीं दिखती है। उनकी यह बात बहुत अनोखी है, हमने कभी इसे अपने लिए भी ऐसे विश्लेषित नहीं कर पाया था।
वैसे तो हमने अपने राष्ट्र की परिकल्पना भी माता के रूप में की है। भाषा भी मातृभाषा होती है। वे कहते हैं कि ऐसे तो प्रकृति भी मातृरूपा होती है, परंतु हिंदी कविता में माँ की उपस्थिति कुछ अधिक ही सशक्त है। लेकिन उनकी यह बात भी दर्ज करने योग्य है कि हिंदी कविता में माँ कथाओं और कहानियों की तरह चरित्र के रूप में नहीं आती। वह एक हिंदी कविता में माँ विषयक कविताएं संस्मरणों, पुण्य संस्मरणों या शोक गीतों के रूप में आती हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे और विधाओं में माँ को यशोदा की छवि से जोड़ा जाता है, कविता में यशोदा की स्मृति ही नहीं बची है, यानी कविता में माँ की जाति स्मृति नहीं बची है। इस श्रृंखला की एक और उल्लेखनीय बात यह है कि वे अपने पाठ व उद्धरण के लिए अक्सर ऐसे कवियों की रचनाओं को भी चुनते हैं जो बहुधा अलक्षित रह गए हैं। यानी शायद एक कारण, बल्कि वे कहते भी हैं, इसका एक कारण यह भी है कि वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि बहुत न जाने गए कवियों के पास भी इन विषयों की बड़ी कविताएं उपस्थित हैं। आगे भी गाब्रिएला मिस्त्राल की कविता कहो माँ, जिसका अनुवाद नरेंद्र जैन ने किया है, को पढ़ते हुए लातीनी अमेरिकी कवयित्रियों और हिंदी कवयित्रियों की माँ विषयक कविताओं में साम्य देखते हैं। तो हमारे समय की समस्या यह है कि हम सब कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन नई कविताओं और अपने आसपास की कविताओं को अपनी परंपरा से जोड़कर नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे तो फिर हमारे इस समय की लिखी हुई तमाम कविताएं पानी पे लिखी हुई लहरों की तरह बहुत ही अस्थायी महत्व की होंगी। वे बस तभी पढ़ी जाएंगी और समाप्त होती जाएंगी। तो कुल मिलाकर अशोक वाजपेयी जी इस श्रृंखला में कविताओं के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं। हिंदी की अनेक महत्वपूर्ण कविता विषयों की ओर अपनी बांधे रखने वाली जादुई वक्तृता के बल पर हम सबका ध्यान ही नहीं खींच रहे हैं, याद रह जाने वाले उद्धरणों के साथ हमारे स्मृति संसार व चिंतन को समृद्ध करने का काम भी कर रहे हैं। तो जनसुलभ पुस्तकालय में यह जो रविवार्ता में उनके ये वक्तव्य प्रसारित हो रहे हैं, ये वक्तव्य हमारे लिए संदर्भ सामग्री का काम भी करेंगे। तो इस श्रृंखला के लिए मैं जनसुलभ पुस्तकालय का बहुत आभार और साधुवाद प्रस्तुत करती हूँ और आदरणीय अशोक वाजपेयी जी को आभार के साथ मेरी अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार जी, शुक्रिया अनुराधा सिंह जी, आपके इस महत्वपूर्ण कमेंट के लिए, आपकी इस टिप्पणी के लिए। मित्रों, यही कोशिश अशोक जी की ओर से हो रही है कि कैसे विषय आधारित इन श्रृंखलाओं में उस विषय के अलग-अलग कोणों को पकड़ा जाए। उसमें चर्चित कवि, अचर्चित कवि, अल्पचर्चित कवि का कोई भेद न रहे, नए पुराने का कोई विभाजन न रहे, महत्वपूर्ण सिर्फ विषय रहे, महत्वपूर्ण कविता में उस विषय का वैविध्य किस तरह से प्रकट हुआ है यह रहे, महत्वपूर्ण विषय का जो अपना इंद्रधनुषी रंग है वह रहे। तो आइए सीधे हम अशोक वाजपेयी जी के पास चलते हैं, अपने प्रिय लेखक के पास, और उनसे आज की इस कड़ी को सुनते हैं। जी नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। कविता का पक्ष सीरीज में आज ये 7वीं बात है। अगर अभी तक आपका धीरज नहीं जवाब दे गया है और आप इसे सुन रहे हैं तो बहुत आभार। अगर नए जुड़े हैं तो स्वागत। हम कविता और मानवीय संबंधों पर पिछले 2-3 पक्षों से बात कर रहे हैं। आज भी हम मानवीय संबंध का एक और पक्ष देखेंगे जो पड़ोस से संबंधित है।
घर पड़ोस ये हमारी संसार को जानने की, संसार में दाखिल होने की, समाज में दाखिल होने की, अपने समय में जगह बनाने की आरंभिक और प्राथमिक इकाइयां हैं। हम यहीं से मानवीय दुनिया से अपना संबंध, संवाद बनाना, समझ और संवेदना विकसित करना शुरू करते हैं। और परिवार और पड़ोस की सच्चाई का, यानी परिवार और पड़ोस सच्चाई का हमारे लिए सबसे आत्मीय हिस्सा होते हैं, सबसे नजदीकी हिस्सा। और जैसा अक्सर होता है, जो नजदीक होता है वो अक्सर अलक्षित चला जाता है, क्योंकि हम तो मान के चलते हैं कि वो तो हमारा ही है, हमारे घर में है या पड़ोस में है। तो कविता इस अलक्षित रहे आए को, ऐसा मैंने पहले भी कई बार कहा है, लक्षित के अहाते में लाती है। कविता हमेशा सच्चाई के पड़ोस में रहती है, और सच्चाई भी एक तरह से कविता के पड़ोस में रहती है। और कविता की एक आकांक्षा अपने पड़ोस को इतना फैला लेने की, इतना वसी कर लेने की होती है कि उसमें सारा ब्रह्मांड समा जाए। और ये सकल ब्रह्मांड को अपने पड़ोस में ले आने का दुस्साहस कविता करती है। और जरूरी नहीं है कि ये महाकाव्य के रूप में ही हो, छोटी मोटी कविता में भी आप ब्रह्मांड को हथेली पर ला सकते हैं। मुझे याद आता है, कुमार गंधर्व कबीर का एक पद गाते थे, गगन की ओट निशाना है, दाएं चंद्रमा बाएं सूरज, इनके बीच छुपाना है। अब ये गगन की ओट निशाना है, तो काहे का निशाना है, किसकी ओर निशाना है? गगन के भी पार है, क्योंकि गगन तो सिर्फ ओट है। और दाएं चंद्रमा है, बाएं सूरज है, इनके बीच छुपाना है। तो ये जो कविता का उद्यम है, चंद्रमा सूरज यानी चंद्र और दिवाकर, इनको एक तरह से बगल में करके और गगन के भी पार जाके किसी चीज को लक्ष्य करना, ये एक तरह का दुस्साहस है। पर यही दुस्साहस है जो कविता को उसका औचित्य देता है। इसी कबीर ने ये भी कहा है, सुन्न शिखर पर दियना बार। मुझे कई बार लगता है कि ये कविता की, कवि की आकांक्षा का एक रूपक है। हर कवि जो सार्थक कवि है और जिसकी कवि होने में आत्मविश्वास भी है और संशय भी है, दोनों साथ साथ हैं, वो कोशिश क्या करता है कि शून्य के शिखर पर दिया जला सके। शून्य, उसका शिखर, उस पर दिया जलाना, इससे कम की महत्वाकांक्षा कविता के योग्य नहीं होगी। तो कविता इस तरह की महत्वाकांक्षा भी करती है और गगन को पड़ोस में ले आती है, चंद्रमा सूरज को अपने पड़ोस में ले आती है। और ध्यान दें कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब तथाकथित नागरिकरण ने पड़ोस गायब ही कर दिया है। अब हम कॉलोनी में रहते हैं और अक्सर पड़ोसियों से
यानी हमारे आसपास जो रहते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता, और वो ज्यादातर हमारे जो पड़ोसी हैं वो अदृश्य रहते हैं। तो फिर कविता का एक काम जैसे अलक्षित को लक्षित के आते में लाना है, वैसे ही जो अदृश्य हो रहा है या अदृश्य हुआ जान पड़ता है उसको फिर से दृश्य बनाना। और हम कई बार कविता की सामाजिकता पर विचार करते हुए इस पर विचार नहीं करते हैं कि कैसे हम कविता में मानवीय संबंधों को खोजने, बचाने, जतन से, सावधानी से, संवेदना और समझ से लाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक निहायत जरूरी सामाजिक और सांस्कृतिक कर्म है। हमने सामाजिकता का जो वितंडा खड़ा किया है उसमें घर पड़ोस की जगह ही नहीं है, जबकि असली सामाजिकता तो घर पड़ोस से ही फैलती, निकलती, जन्म लेती और विस्तार पाती। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखें तो हम कुछ कविताओं का जायजा ले सकते हैं। निराला की अभी उनकी जयंती गई है कुछ ही दिन पहले। उनकी प्रसिद्ध कविता है वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ये आपके पड़ोस में ही हो सा कि कोई एक स्त्री पत्थर तोड़ रही है। और ये कविता तो आज से 70-80 साल पहले की है। तब भी ये हालत थी कि कोई स्त्री इस पर विवश थी कि अपनी जीविका के लिए कहीं सड़क पर पत्थर तोड़े। तो निराला तत्सम और तद्भव के बीच जो एक विडंबनात्मक संबंध है, शायद उसको भी इंगित कर रहे हैं ये कहते हुए, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। उन दिनों रास्ता या सड़क कहने का संभ्रांत जगत में संभवतः व्यवहार नहीं होता था। यहीं नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई शिकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जैसी जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। सुबह से लेकर दोपहर हो गई है और वो फिर भी पत्थर तोड़ रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। ठुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। एक स्त्री है, एक मजदूर है, आपके पड़ोस में है, वो पत्थर तोड़ रही है और कभी उसको देख रहा है और उसकी पूरी विडंबना को भी देख रहा है और उसके मार खाकर
न रोने को भी लक्षित कर रहा है। तो ये पड़ोस का की एक छवि है जो निराला जैसे कवि ने इतने दशकों पहले कविता में रची थी। त्रिलोचन की कविता में एक और अतवरिया, चिल्ला जाड़ा था चिड़िया तक पंख समेटे, अभी घोंसलों में थी सूरज उग आया था। 2 दिन पहले ओले खूब पड़े थे, लेटे लेटे बाहर देख रहा था, दंडाया था। मैं लिहाफ के अंदर, बाहर गाढ़ा कोहरा दौड़ रहा था, जब तब मुंह से भाप छोड़ता देख रहा था उसकी लहरें। पर्दा दोहरा था, कुछ पग के बाद दृष्टि का तीर तोड़ता अपनी नोक लौट आता था। लिखनी नारी और पास आई, चिन्हा अतवरिया थी, जो मेले में हेरा गई थी। बोली लाचारी मुझे फेर लाई, वह तजकर गया सरग को। प्रेम जागता जीवन यूं तो दे जाता है, मगर पेट के आगे वही हार खाता। ये उनका सोनेट है। और अतवरिया एक स्त्री है जो मेले में किसी के साथ भाग गई थी शायद, और फिर वो व्यक्ति मर गया और फिर वो लौटकर उसी मोहल्ले में आती है। इतना सारा एक मानवीय नाटक हो रहा है और उसको ये सोनेट अपने साथ जोड़कर देख रहा है कि क्या हो रहा है। कविता का काम हमारे पड़ोस में जो हो रहा है उसको देखना है और उस पर एक रुख बनाना भी है। प्रेम जागता जीवन यूं तो दे जाता है, मगर पेट के आगे वही हार खाता है। तो प्रेम और पेट के बीच एक जो लगभग अनिवार्य सा द्वंद्व है, उसको कवि इस स्त्री के लौटने से कैसे चरितार्थ करता है। रघुवीर सहाय, उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, वो भी एक विचित्र घटना घट रही है, एक दुर्घटना घट रही है, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसा होने जा रहा है। और आज खासकर हिंदी प्रदेश में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उनका जैसे ये एक प्रारूप है जो इतने वर्षों पहले कवि ने लिखा था। रामदास, चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आए लोग सिमट कर, आंख गड़ाए लोग देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह, देखो देखो बार बार कह। लोग निडर उस जगह खड़े रह लगे बुलाने उन्हें, जिन्हें संशय था हत्या होगी। हमारे समय में
हत्या के जो प्रसंग सामने आते रहते हैं, उनका ये एक प्रारूप है कि ऐसा होगा, हत्या होगी, हम सब जानते हैं, और हम निहत्थे तमाशबीन बने रहेंगे। इतना कुछ इस बुलडोजी समय में हो रहा है, हमको पता है कि ऐसा होगा, और हम उसके प्रतिरोध में, उसको रोकने के लिए, बचाने के लिए कुछ नहीं करते। कविता हमारी इस सामूहिक कायरता, हमारी इस सामूहिक यानी हिंसा की घटनाओं में हमारी सामूहिक आलिप्ति को दर्ज करती है। और एक तरह से रघुवीर सहाय की कविता ये हमको बता रही है कि हम धीरे धीरे कितने अमानवीय होते जा रहे हैं, कि हमारे पास हर चीज निर्धारित है, यहाँ तक कि हत्या भी, और हम उसको रोकने के लिए किसी तरह का प्रयत्न करने को तैयार नहीं है। लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। अब आप देखें कि ये कविता वैसे बड़ी बखान की भाषा में लिखी गई है, लेकिन उसमें जो मर्म कथन है और जो विडंबना बोध है, वो इसी तरह से संभवतः व्यक्त हो सकता था। उसमें कोई चीख पुकार नहीं है, उसमें कोई बहुत नाटकीय मुद्राएं नहीं है। एक घटना है जिसका एक लगभग सीधा साधा वर्णन है, लेकिन उसी से ये बना भयानक सच्चाई प्रकट होती है कि हम अपने पड़ोस में हत्या को कितने निर्विकार भाव से अक्सर देखते रहते। चंद्रकांत देवताले, उनकी कविता हमने पहले भी पढ़ी थी, और ये उनकी कविता है। मुझे याद आता है कि ये उन्होंने पहली बार भोपाल में एक बड़े कविता समारोह में पढ़ी थी, और यहाँ पड़ोस और ब्रह्मांड दोनों कैसे एक ही पाले में आ जाते हैं, एक तरह से देखा जा सकता है। वो औरत आकाश और पृथ्वी के बीच कब से कपड़े फचीट रही है, शताब्दियों से धूप के तार पर सुखा रही है। वो औरत आकाश और धूप और हवा से वंचित गुप्त गुफा में कितना आठा गूंथ रही है मनों से आटा, असंख्य रोटियां सूरज की पीठ पर पका रही है। एक औरत दिशाओं के सूप में खेतों को फटक रही है। एक औरत वक्त की नदी में दोपहर के पत्थर से शताब्दियां हो गई एड़े घिस रही है। एक औरत अनंत पृथ्वी को अपने स्तनों में समेटे हुए दूध के झरने बहा रही है। एक औरत अपने सिर पर घास का गट्ठर रखे कब से पृथ्वी धरती को नापती ही जा रही है। एक औरत अंधेरे में खर्राटे भरते हुए आदमी के पास निर्वसन जागती शताब्दियों से सोई है। एक औरत का धड़ भीड़ में भटक रहा है, उसके हाथ अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं, उसके पांव जाने कब से सबसे अपना पता पूछ रहे हैं। ये पता गुम हो जाना और किसी औरत का शताब्दियों के पार अपने को खोजना, ढूंढना, और वो सब जाहिर है कि हमारे पड़ोस का ही विस्तार है, और उस पड़ोस में देश और काल दोनों का अतिक्रमण है। वो कहां से कहां पहुंच जाती है, और काल भी शताब्दियों के पार है। तो आशुतोष दुबे की एक कविता है, और ये संयोग भी है
कि ऐसी ज्यादातर कविताएं स्त्रियों के बारे में, उनकी विडंबना और व्यथा के बारे में, पड़ोस स्त्रियों के लिए भी कठिन समस्या रही है। उस कविता का एक, वे तमाम औरतें, एक समय बहुत से घर थे मेरे, हर जगह पीड़ा था, हर जगह बिछौना, कहीं भी खा लेता, कहीं भी सो जाता, घट्टी पीसती औरतों की बातचीत के बीच, किसी की गोद में सिर रखे रखे ऊँघ जाता, माँ भेजती बहन को मुझे ढूंढने के लिए, जो मुझे जगाए बगैर उठाकर ले आती। वे तमाम औरतें जो जाड़े में धूप ढूंढती रहती, जिसमें बैठ उन्हें भाजी तोड़नी होती थी, वे जो आपस में लड़ती, एक दूसरे के लिए अशुभ उचारती और एक दूसरे के दुख में रोती थी, जो गाय और कुत्ते के लिए रोटी निकालती थी और नहाकर शंकर जी पर जल चढ़ाती थी। औरतें जो बेझिझक एक कटोरी शक्कर एक दूसरे से मांग लेती थी, यूं मिल बंद हो जाने से बेकार हो गए, अपने पतियों को समेट कर आदमी बनाए रखती थी, इनके पल्लू में कुड़ी मुड़ी छोटे नोट और खुले पैसे बंधे होते थे, जो सब्जी वाली की नाक में दम कर देती थी, आदि आदि। अब ये भी चित्र जो है कि पड़ोस है, उस पड़ोस में स्त्रियां हैं और कैसे एक बच्चा वहां कहीं भी जा सकता है, उनके साथ खेल सकता है, उनकी गोद में सो जा सकता है। एक एक तरह का विपत्ति में भी, गरीबी में भी, बदहाली में भी एक मानवीय बिरादरी का बने रहना और उस बिरादरी का पड़ोस में रहना, ये कविता आपके लिए लाती है। पंकज सिंह दिवंगत हैं की एक कविता, वो किसान औरत नींद में क्या देखती। मैंने इसलिए भी चुनी कि अभी किसान आंदोलन हो रहा है, हमारे पड़ोस में ही हो रहा है और दिल्ली इतना चौक चौबंद है इस समय, तरह तरह के अड़ंगे और कीलें और जाने क्या क्या कटीले तार सब लगाए गए हैं किसानों को दिल्ली देश की राजधानी में आने से रोकने के लिए। ये हमारा पड़ोस है इस समय। पर पंकज सिंह की कविता, वो किसान औरत नींद में क्या देखती है। वो किसान औरत नींद में क्या देखती है, वो शायद देखती है अपने तन की धरती नींद में, वो शायद देखती है पसीने से भरा एक चौड़ा सीना, वो शायद देखती है पसीने से भरा एक चौड़ा सीना, इतना चौड़ा कि वो ढक ले सारी धरती। शायद देखती है तो स्वप्न में ठहरे हुए दृश्य सा एक थाली भात। वो देखती है खुद को एक गुजरी हुई लंबी दोपहर में, पहली बार स्वाद से खाते हुए चूल्हे की मिट्टी को। वो देखती है सारी सृष्टि रची जाती हुई। वो देखती है वहीं कहीं टकटकी लगाए बच्चे की आंख, वो हर रोज अनगिनत आसें लिए। वो औरत न जाने किसे बहुत लंबी चिट्ठी लिखना चाहती है, लिखना न जानते हुए। अचानक नींद में कहीं से चला आता है वीडियो अपनी जीप लिए। वो औरत शायद देर तक भागती है, फिर खुद को नंगी पाती है। वो औरत सुनती है मुखिया की हंसी दूर तक नींद में, और बंगाल की जूट मिल में हाड़ गलाते मर्द को सचमुच कहीं नहीं पाती आसपास नींद में। ये जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, सरकारी अधिकारी और मुखिया और इस तरह के लोग हैं, ये जो बलात्कार और शोषण करते हैं, और कैसे एक आरक्षित महिला है
एक आरक्षित किसान की औरत है, जो तरह तरह के सपने देखती है, लेकिन उस सपने में उसका दूर बंगाल गया हुआ मजदूर पति उसे याद नहीं आता, क्योंकि उसके शरीर पर, उसकी आत्मा पर जो चोटें पड़ रही हैं और जो घायल उसे किया जा रहा है, उसको उनसे बचाने के लिए कोई उपाय नहीं। एक तरह की निरुपायता जी है जो जो अ, कविता लक्षित करती है। यानी ये नहीं है कि वो, और इस कविता में जो ज़िक्र था पंकज सिंह की कि वो एक ऐसा पत्र लिखना चाहती है, एक लंबा पत्र, हालांकि उसको लिखना आता नहीं है। कुछ इसी विडंबना पर त्रिलोचन जी की एक और प्रसिद्ध कविता है, आप में से कईयों ने शायद सुनी भी होगी, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वो आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है, चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वो कलम चुरा लेती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं, पाता हूं अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूं। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूं, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने ये कहा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा, चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने साथ रह जाएगा, जब कलकत्ता बड़ी दूर है वो कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। अब ये जो कलकत्ते पर बजर गिरे, एक स्त्री है जो पढ़ने लिखने सीखने का एक तरह से अपने को अलग रख रही है और उसका एक औचित्य दे रही है, और उसके लिए वो कलकत्ते पर बजर गिराने को तैयार है। तो आप देखें कि एक चित्र बनता है, एक अबोधता का चित्र, और उसमें त्रिलोचन कैसे अपने को रखते हैं, अपने गांव को। उसमें एक चरवाहा परिवार है, उसकी एक बेटी है जिसको वो पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, जो उसको तरह तरह से समझाते हैं कि क्यों वो सब। तो कविता एक दृश्य भी बनाती है, और दृश्य में जो छिपी मानवीय विडंबना है उसको भी सामने लाती है। अज्ञे की एक कविता है जो मैंने पूछा क्या कर रही हो, मैंने पूछा क्या कर रही हो, मैंने पूछा ये क्या बना रही हो। उसने आंखों से कहा, धुआं पोंछते हुए कहा, मुझे क्या बनाना है,
सब कुछ अपने आप बनता है, मैंने तो यही जाना है, कह लो मुझे भगवान ने यही दिया है। मेरी सहानुभूति में हठ था, मैंने कहा कुछ तो बना रही हो, या जाने दो न सही, बना रही क्या कर रही हो। वो बोली, देख तो रहे हो, छीलती हूँ, नमक छिड़कती हूँ, मसलती हूँ, निचोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, कसती हूँ, फोड़ती हूँ, फेंटती हूँ, महीन बिनारती हूँ, मसालों से सवारती हूँ, देगची में पलटती हूँ। देख, बना कुछ नहीं रही, बनता जो है यही सही है, अपने आप बनता है। पर यह जो कर रही हूँ, एक भारी पेंदे मगर छोटे मुंह की देगची में सब कुछ झोंक रही हूँ, दबाकर अटा रही, सीझने दे रही हूँ। मैं कुछ करती भी नहीं, मैं काम सलटाती हूँ। मैं जो परोसूंगी, जिनके आगे परोसूंगी, उन्हें क्या पता है कि मैंने अपने साथ क्या किया है। ये एक औरत की ट्रेजिक स्थिति है। वो सिर्फ बार बार इनकार कर रही है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो इन सब चीज़ों को, और कितनी क्रियाओं का प्रयोग इसमें है जिनको हम हिंदी में जिनमें से बहुत कम का शायद इस्तेमाल करते होंगे। उन क्रियाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। कितनी क्रियाएं हमारी भाषा में हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जिनके लिए वो, और वो एक तरह से जब कभी पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो ये इसका जो उत्तर देती है, वो कहती है, पहले पूछता है, मैंने पूछा ये क्या बना रही हो। उसने आंखों से कहा, धुआं पोंछते हुए कहा, मुझे क्या बनाना है, सब कुछ अपने आप बनता है, मैंने तो यही जाना है। फिर हठपूर्वक कवि फिर भी कहता है, कुछ तो बना रही हो, या जाने दो न सही, बना न रही क्या कर रही हो। तो बनाने से जो करने पर जो अंतरण है, फिर उसमें इतनी सारी क्रियाएं, छीलना, मसलना, निचोड़ना, कोड़ना, कसना, फोड़ना, फेंटना, बिनारना, सवारना, पलटना, इतनी क्रियाएं, 10 क्रियाएं मैंने गिनी अभी। और उस सब के बाद भी वो कह रही है कि ये तो सब अपने आप बनता है। लेकिन ऐसा कहने के बाद अंत में जब वो कहती है कि मैंने अपने आप से क्या किया है, तो उसकी जो ट्रेजेडी है वो इतने मार्मिक ढंग से सामने आती है। कवि भी एक तरह से यही करता है, वो दुनिया भर की क्रियाओं का उपयोग करता है, कविता में क्या क्या नहीं झोंकता है, उसका कितना आत्म कविता में या तो गल जाता है, या शामिल हो जाता है, और या नष्ट हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, जल बुझ जाता है। हम कभी इस पर विचार नहीं करते। हम बना बनाया माल पाने और उसका सुख भोगने का अपने को अधिकारी मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें भाषा आती है और हम पढ़ सकते हैं। तो हम कविता को भी अक्सर ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, जबकि अच्छी कविता आपको ऐसा करने से रोकती है। वो आपको भाषा के जो कई रूप हैं, उनमें ले जाकर 3 काम एक साथ करती है। एक तो जो दृश्य मोटा मोटा साधारणीकृत सा नजर आता है, उसमें बारीकियां दिखाती है। दूसरा, वो दिखाते हुए अपनी व्यथा को
अपनी व्यथा कथा को भी एक तरह से उसमें बुन देती है। और तीसरा ये कि वो बचा के रखती है एक ऐसे अनुभव की, छवि की, प्रसंग की स्मृति जो आम तौर पर धीरे धीरे गायब हो रही है। आपको शायद लगेगा कि मैं इस सीरीज में ये बचाने और जो गायब हो रहा है उसको किसी तरह से मौजूद रखने पर बहुत जोर देता हूं। हमारा समय बहुत कुछ के टूटने, बिखरने, तोड़े जाने। हमारे समय में नई चकाचौंध तो रची गई है, नए नए प्रलोभन और झांसे बहुत विकराल रूप लेकर हमारे सामने आते हैं, लेकिन हमारे समय में टिकाऊ ढंग से हमारी संवेदना के भूगोल में, हमारी सहानुभूति के वितान में, हमारी भाषा के परिसर में कुछ नया रचा नहीं गया है, बल्कि जो पहले से रचा हुआ था उसको तोड़ने का और उसको नष्ट करने का अद्भुत उत्साह है। राजनीति बहुत आक्रामकता से और बड़े आत्मगौरव के भाव से, आत्म विजय की आभा से ये कर रही है। और ठीक इसलिए कि ऐसा इस समय हो रहा है, कविता का काम बचाना है, स्मृति को बचाना है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि कविता याद रखती है, याद दिलाती है, याद को बचाती है। तो पड़ोस भी अब जब नष्ट ही हो रहा है, गायब ही हो रहा है, तो कम से कम कविता में तो बचा है। और कविता में बचने का अर्थ ये भी है कि वो हमारे इतिहास में भी बचा रहेगा। मत भूलिए, ऑक्टेवियो पाज ने एक बार कहा था, पोइट्री इज हिस्ट्री बाय अदर मीन्स। कविता इतिहास है दूसरे उपायों से। कविता दूसरा इतिहास है, और वो इतिहास साधारण मनुष्य की जिजीविषा, उसके संघर्ष, उसकी भावात्मक संपदा, उसके अनुभवों की विडंबना, उसके सुख दुख, इसका इतिहास है। वो जय पराजय का इतिहास नहीं है, वो फौजों का और सेनाओं का और युद्धों का इतिहास नहीं है। युद्ध के बजाय वो संघर्ष का इतिहास है। वो ध्वजाओं और तुरही और रथों के बजाय पैदल चलते आदमियों की, इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती या काले काले अक्षर चीन्हे से इनकार करती चंपा का इतिहास है। और ये इतिहास मानवीय इतिहास है। ये कहीं और उपलब्ध नहीं होगा, कहीं ये इतिहास दर्ज नहीं होगा। साहित्य और कविता दोनों ही इस अर्थ में इतिहास का विलोम न कहें, पूरक कहें, वो एक दूसरा इतिहास है। और हम इस मामले में अपने को भाग्यशाली समझ सकते हैं, जो लोग कविता लिखते हैं वो, और जो लोग कविता पढ़ते हैं वो, कि हम इस इतिहास से रूबरू होते रहते। धन्यवाद जी, शुक्रिया अशोक जी। इस
कड़ी के लिए, इस वक्तव्य के लिए। मित्रों, पड़ोसी और पड़ोस की चिंता अशोक वाजपेयी जी के यहाँ हमने देखी, पाई, सुनी और पूर्व में भी कई कई जगहों पर अपने स्तंभों में, अपनी कविताओं में, अपने निबंधों में वे इस विषय पर चिंतन मनन करते रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता तोड़ती पत्थर की चर्चा हुई। कैसे पड़ोस में कवि इन दृश्यों को देख रहा है और उसके भीतर बहुत कुछ टूट रहा है। वह उसके साथ एक अपना करुणा और का संबंध बनाता है। जाहिर है कि वह उसी मानवीय संबंध की ओर अग्रसर होता है, जिसकी चर्चा हम इन्हें कुछ एक कड़ियों में कर रहे हैं। मुझे यहीं पर मित्रों, स्वयं जब अशोक जी तोड़ती पत्थर कविता को पढ़ रहे थे, महाप्राण की कविता को पढ़ रहे थे, तो मुझे उनकी एक कविता याद आ रही थी, सड़क पर एक आदमी। कैसे कवि अपने पड़ोस में, अपने आसपास में, बाजार में, सड़क पर, नदी किनारे, तट पर, कहीं भी मनुष्यों को, उनके अकेलेपन को, उनकी खुशियों को भी देख रहा होता है और उसे कैसे एक बड़ा परिप्रेक्ष्य देता है। तो सड़क पर एक आदमी स्वयं अशोक जी की ऐसी ही एक कविता है, मैं इसको यहां पढ़ना चाहता हूं। वह जा रहा है, वह जा रहा है सड़क पर, वह जा रहा है सड़क पर। एक आदमी अपनी जेब से निकालकर बीड़ी सुलगाता हुआ धूप में, इतिहास के अंधेरे, चिड़ियों के शोर, पेड़ों में बिखरे हरेपन से बेखबर वह आदमी। इतिहास के अंधेरे, चिड़ियों के शोर, पेड़ों में बिखरे हरेपन से बेखबर वह आदमी। जो बेखबरी है उस आदमी की, उस पड़ोसी की, पड़ोसी ही कहिए, जो हमारे पास में है वो हमारा पड़ोसी है, चाहे वो हमारे पास रहे या ना रहे। पड़ोसी सिर्फ स्थूल अर्थ में इसको हम न ले मित्रों। पड़ोसी का मतलब वही नहीं जो हमारे घर के पास जिसका घर हो। और यह बात बिना बताए अशोक जी कह रहे हैं कि निराला किस तरह से तोड़ती पत्थर लिखते हैं। जो हमारी दृष्टि के पास में है वह भी पड़ोसी है। इसलिए सूर्य, चांद, पवन सब पड़ोसी हैं। जिनको हम देख रहे हैं, जिनको हमारी इंद्रियां महसूस रही हैं, ये सब हमारे पड़ोसी हैं। पूरा ब्रह्मांड, यह पूरी प्रकृति, ये पेड़ पक्षी, ये सब पड़ोसी हैं, क्योंकि हम इनसे बतिया रहे होते हैं। सड़क, मिट्टी, गली, कुछ भी। पड़ोस अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है। उसका संबंध सिर्फ दो घरों तक केंद्रित नहीं है। दृष्टियां भी आपस में पड़ोसी हो जाती हैं। खैर, तो अपने उस पड़ोसी की चिंता कैसे कर रहे हैं, कैसे उसको सोच रहे हैं अशोक जी। वह जा रहा है सड़क पर एक आदमी अपनी जेब से निकालकर बीड़ी सुलगाता हुआ धूप में, इतिहास के अंधेरे, चिड़ियों के शोर, पेड़ों में बिखरे हरेपन से बेखबर वह आदमी। बिजली के तारों पर बैठे पक्षी उसे देखते हैं या नहीं कहना मुश्किल है। अब देखिए, पूरा पड़ोस यहां पर उपस्थित है। इस कविता में उस जाते हुए, उस सड़क पे चलते हुए आदमी का अपना पड़ोस आ गया है। जो पड़ोस उस आदमी का है वही पड़ोस कवि का है।
बस कभी उसको दर्ज कर रहा है, कभी इतना ही करता है और इतना करके भी कितना कुछ कर जाता है। बिजली के तारों पर बैठे पक्षी उसे देखते हैं या नहीं कहना मुश्किल है। हालांकि हवा उसकी बीड़ी के धुएं को उड़ाकर ले जा रही है जहां भी वह ले जा सकती है। वह आदमी सड़क पर जा रहा है अपनी जिंदगी का दुख सुख लिए और ऐसे जैसे कि उसके ऐसे जाने पर किसी को फर्क नहीं पड़ता और कोई नहीं देखता उसे, न देवता, न आकाश और न ही संसार की चिंता करने वाले लोग। वह आदमी जा रहा है जैसे शब्दकोश से एक शब्द जा रहा है लोक की ओर। और यह कविता न ही उसका जाना रोक सकती है और न ही उसका इस तरह नामहीन ओझल होना। अशोक जी बार बार कहते हैं कि कविता जो ओझल हो गई हैं चीजें, उनको भी प्रकाश में लाने का काम करती हैं। और यहां मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं उनकी ही कविता से नामहीन शब्द उधार लेकर कि कविता ऐसे कई कई नामहीनों को अपने साथ लेकर अपने में उतार कर नाम दे देती है, सदा के लिए अमर कर देती है। ऐसे कितने काव्य पात्र हमारी कविताओं में, दुनिया भर की कविताओं में भरे पड़े हैं। और फिर से पढ़ता हूं, और यह कविता न ही उसका जाना रोक सकती है और न ही उसका इस तरह नामहीन ओझल होना। कल जब कल जब शब्द नहीं होगा और नहीं यह आदमी, तब थोड़ी सी जगह होगी, खाली सी, उस पर कल जब शब्द नहीं होगा और नहीं यह आदमी, तब थोड़ी सी जगह होगी, खाली सी, पर अनदेखी, खाली सी पर अनदेखी। और एक और आदमी एक और आदमी उसे रौंदता हुआ चला जाएगा और एक और आदमी उसे रौंदता हुआ चला जाएगा। तो ये अपने पड़ोस और अपने पड़ोसी से किस आत्मीयता पर जाकर जोड़ने की कविता है, हम यह पाते हैं, हम यह महसूसते हैं। एक बात और, जब पड़ोस की बात हो रही है तो हमारे घर में हमारी दृष्टि के आगे कितनी चीजें लुप्त हो गई। जांता, जिससे कभी हम गेहूं को पीसते थे अपने हाथों से, खा ज्यादातर स्त्रियां और कई बार पुरुष भी, बच्चे किशोर भी, कभी कौतुक में कभी अनिवार्यता में भी, ऐसे और कई चीजें हम लोग करते थे। ढेंकी, जिससे हम लोग कई अनाजों को छीलते थे। ये जो मेरे अपने ग्रामांचल की बातें हैं और ऐसे ही कई कई जगहों पर। तो मैं दूसरी कवियों की ओर भी बढ़ूंगा, मगर उसको उनकी ओर बढ़ने से पूर्व अशोक जी की ही एक और कविता रख रहा हूं, छोटी सी कविता, टोकनी। तो यह जो हमारे ड्राइंग रूम से, पहले ड्राइंग रूम खैर कहाँ होते थे, कई चीजें जब हम ड्राइंग रूम तक आ गए, फ्लैट में आ गए, घर को छोड़कर, आंगन को छोड़कर बालकनी में आ गए, तो कई चीजें भी हमने छोड़ दी। हमारे घरों में जो चीजें हुआ करती थी, संभवतः अब उनमें से कई चीजें बतौर पेंटिंग दीवारों पर टंगी हुई है या बतौर स्मृति किसी एयरपोर्ट पे रखी हुई है, चेन्नई एयरपोर्ट पे और कई अन्य जगहों पर आपको ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी। तो ऐसी ही एक छोटी सी कविता टोकनी है अशोक जी की। वे लिखते हैं, वे कहते हैं, यकायक यकायक पता चला कि टोकनी नहीं है। यकायक
पता चला कि टोकनी नहीं है, पहले होती थी, पहले होती थी, जिसमें कई दुख और हरी-भरी सब्जियां रखा करते थे, जिसमें कई दुख और हरी-भरी सब्जियां रखा करते थे। अब नहीं है, अब नहीं है। दुख रखने की जगहें धीरे-धीरे कम हो रही हैं। दुख रखने की जगहें धीरे-धीरे कम हो रही हैं। दुख रखने की जगहें भी कम हो रही हैं, दुख बाँटने वाले कंधे भी कम हो रहे हैं। चिंता यह भी है, चिंता बड़ी है। मित्रों, एक शेर सुनाता हूँ, थोड़ा-सा उससे एक फ्लेवर बदलेगा और उसके बाद 1-2 और कविताओं की चर्चा करके हम लोग आज की इस कड़ी को समाप्त करेंगे। यूसुफ तकी कभी अ, कोलकाता में अपने विभाग के अध्यक्ष भी रहे। उनका एक शेर है यूसुफ तकी का, "ऐ पड़ोसी तू बता, ऐ पड़ोसी तू बता, हमको तो कुछ होश नहीं, हमको तो कुछ होश नहीं, था हमारा भी कोई घर तेरे घर से पहले। ऐ पड़ोसी तू बता, हमको तो कुछ होश नहीं, था हमारा भी कोई घर तेरे घर से पहले।" वह घर कहाँ चला गया? कहीं चला गया, जला दिया गया, क्या हुआ? या मैं बेखुदी में उसको ढूँढ नहीं पा रहा हूँ, आगे बढ़ गया हूँ। कई इसके मायने आप अपनी सुविधानुसार निकाल सकते हैं। यही किसी बड़े शेर की, किसी बड़ी कविता की ताकत भी होती है। बात यह कि कम से कम अ, यूसुफ तकी पड़ोसी को याद तो कर रहे हैं, उससे संवाद तो कर रहे हैं। आज जब आप अपार्टमेंट में होते हैं, मुझे मेरा कोई दोस्त कभी वह किस्सा साझा किया था। उसके मोहल्ले में उसकी कार चोरी हो गई और सहसा वह जब बाहर देखता है बालकनी से उसकी कार नहीं है, तो वह पड़ोसी से नीचे जाकर पूछता है, "क्या आपने मेरी कार देखी या कोई उसको ले जाते हुए किसी को देखा?" तो वे कह रहे हैं, "मैं कोई आपका गार्ड नहीं हूँ।" तो इस तरह की भी पंक्तियाँ आती हैं। तो पड़ोसी धर्म और पड़ोस कितना अर्थ रख रहा है वर्तमान में, इसकी चिंता भी हमने आज की इस कड़ी में देखी। एक और कविता, ये दोनों कविताएं जो भी मैं और दो उद्धृत करूंगा, एक तो पढ़ूंगा और एक की सिर्फ चर्चा करूंगा। संजय कुंदन जी की भी एक कविता है, बेहद महत्वपूर्ण कविता, पड़ोसी, जो उनके कविता संग्रह तनी हुई रस्सी पर है। राजनीति जो हो रही है, उस राजनीति में कोई पड़ोसी, आपका ठीक पड़ोसी आपके विपरीत राय रख रहा है और आप अलग राय रख रहे हैं। इस पर लेकिन किसी दुख में, किसी मेडिकल इमरजेंसी में आप उस पड़ोसी को हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। वह पड़ोसी कभी आपके यहाँ कुछ मीठा बना, उसके यहाँ कुछ स्पेशल तो वह लेके आया, कभी आप कुछ लेकर गए। लेकिन जो कट्टरता है, अगर वह पड़ोसी उसका समर्थक है, तो कभी को लगता है कि वह कइयों को कत्ल करने की बात सोचता है, कभी हमारा कत्ल कर देगा, कभी हमारे घर जो खाना भिजवाता है, उसमें ज़हर दे के भेज देगा और हो सकता है यही चिंता वह भी करता हो। तो यह जो लेन-देन है, उसके बीच एक अविश्वास की जो परतें हैं, वह भी आती हैं और कैसे राजनीति का अतिवाद पड़ोसियों के बीच बेवजह दूरियां बढ़ा रहा है। क्योंकि जो किसी
दल विशेष का, किसी विचार विशेष का समर्थक है, उसे बहुत सीधा लेना देना नहीं होता, मगर वह समर्थक हो जाता है। तो ऐसे में यह कविता संजय कुंदन की बड़ी मायने रखती हुई कविता है कि कैसे राजनीति, शासन का प्रभाव, विचारधारा का प्रभाव हमारे पड़ोस के बीच आ अटकता है, कहीं न कहीं हस्तक्षेप करने लगता है, कम से कम डर और आशंका के स्तर पर। और एक और ऐसी ही कविता, चूँकि पड़ोस का जो सच्चे मायने में अर्थ है, वह बहुत सिमट गया है। इस बात को यह कविता भी बड़े ही मार्मिक ढंग से हमारे सामने लाती है। वह कविता है घर और पड़ोस, बसंत त्रिपाठी की। इसको पढ़ता हूं। एक मेरा घर है जहां मैं रहता हूं, एक मेरा पड़ोस है जहां पड़ोसी रहते हैं। एक मेरा घर है जहां मैं रहता हूं, एक मेरा पड़ोस है जहां पड़ोसी रहते हैं। पड़ोसी पड़ोसी कभी देखते हैं तो दूर से मुस्कुरा देते हैं। औपचारिकता की बातें। बदले में मैं भी मुस्कुराता हूं। यदि नजर पहले मेरी पड़ी तो वह क्रम उलट जाता है। अब जो समय की बात है, समय नहीं मिलना या सरोकार का घटना, वह कविता में किस तरह से आगे आता है। न वे मेरे घर आते, न मैं उनके घर जाता। हम में लड़ाई या कहा सुनी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। गो कि वक्त ही कहाँ है हमारे पास इतना। यहां लड़ाई के लिए वक्त नहीं है, और वहां संजय कुंदन वाली कविता में वह बहस हो रही है कि मैं इन लोगों को मार दूंगा, जो विरोधी हैं मैं उनको मटियामेट कर दूंगा। वहां अलग बात जा रही है, यहां अलग बात आ रही है। कविता यह काम भी करती है, अलग अलग परिस्थितियों को भी हमारे सामने रखती है। खैर, मैं फिर से पढ़ता हूं। न वे मेरे घर जाते, न मैं उनके घर जाता। हम में लड़ाई या कहा सुनी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। गो कि वक्त ही कहाँ है हमारे पास इतना। अब आगे देखिए कविता कैसे बढ़ रही है और कैसे बड़ी हो रही है। उनके घर में लेकिन वही धारावाहिक देखे जाते जो हमारे घर में। उनके घर में लेकिन वही धारावाहिक देखे जाते जो हमारे घर में। उनकी खिड़कियों के फ्रेम पर फुदकने वाली चिड़िया हमारी खिड़कियों के फ्रेम पर भी फुदकती। अब ये देखिए, ये एक बड़ी कविता कैसे बन रही है, और आसान कविता। उनके घर में लेकिन वही धारावाहिक देखे जाते जो हमारे घर में। उनकी खिड़कियों के फ्रेम पर फुदकने वाली चिड़िया हमारी खिड़कियों के फ्रेम पर भी फुदकती। कभी कभी पतंग कटकर उनकी छत पर गिरते गिरते हमारी छत पर गिर जाती। पड़ोस है, छतों के बीच दूरियां कितनी होती है। कभी कभी पतंग कटकर उनकी छत पर गिरते गिरते हमारी छत पर गिर जाती। एक ही भूरा बिल्ला दोनों के पतीले से दूध चटकर भाग जाता। कमाल है। इसलिए मुझे लगा कि इस पूरी कविता को यहां पर जरूर पढ़ा जाना चाहिए। पड़ोस पर बेहद ही प्यारी कविता। एक ही भूरा बिल्ला दोनों के पतीले से दूध चटकर भाग जाता। हम दोनों के बच्चे एक साथ सड़क पर खेलते एक ही जैसे खेल। हम दोनों के बच्चे एक साथ सड़क पर खेलते एक ही जैसे खेल। वे अभी बच्चे हैं, वे साथ साथ खेलते हैं, उछलते कूदते हैं। जब वे बड़े हो जाएंगे, जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनका भी घर होगा, तो उनका भी घर होगा,
और ऐसा ही उनका भी एक पड़ोस, और ऐसा ही उनका भी एक पड़ोस। तो यह जो विडंबना है, बड़े होने की विडंबना, कई बार कई-कई अर्थों में यह विडंबना आती है कि इससे 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 तो अच्छा होता कि हम बड़े ही नहीं होते, बचपन में ही रहते, उसी निर्दोषता में जी रहे होते। तो यह भी एक बेहद मार्मिक कविता, और जो मनोरंजन के साधन भी जो आए, टीवी, चाहे अब उसका रूप अब उसकी जगह मोबाइल ने ले लिया हो, यह भी जो है हमें निरंतर सीमित कर रही हैं ये चीजें। और पड़ोसी की क्या बात करें मित्रों, घर में भी पिता अपने मोबाइल पर व्यस्त है, माँ अपने मोबाइल पर, बच्चे अपने मोबाइल, साथ खाना भी खा रहे हैं तो अपनी-अपनी चीजें देख रहे हैं। तो पड़ोस के बीच जो दूरी थी, वह अब तो घर के बीच भी आ बैठी है। कविता इन सबको दर्ज कर रही है, और इस बात की ओर हमारे स्तंभकार ने भी ध्यान दिलाया। तो अच्छा लगा। और ये बात जो अशोक जी ने अभी कही, कुछ देर पहले कही, कि कविता का काम स्मृति को बचाना है। कविता याद रखती है, याद दिलाती है, याद को बचाती है। पड़ोस भी अब जब नष्ट, गायब ही हो रहा है, कम से कम कविता में तो बचा है। कविता में बचने का अर्थ यह भी है, वह हमारे इतिहास में बचा रहेगा। तो अशोक जी की इन्हीं पंक्तियों को पुनः आपके बीच रखते हुए आज की यह कड़ी समाप्त करता हूं, संपन्न करता हूं। आप लोग जुड़े, अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।